अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं इस्लाम स्पेशल और मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुश आमदेद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम करने का मकसद ये है, यकीनन आप लोग भी इस तमाम सिचुएशन से आगाह हैं जो तकरीबन गुज़िश्ता एक हफ़्ते से या उससे भी कुछ ज़्यादा अरसे से अहले फ़लस्तीन के ऊपर पपा की गई है। एक हफ़्ते से ज़ायद का वक्त हो चुका है। मुसलसल इसराइल की जानिब से गज़ा को बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ पर फ़ज़ाई हमले किए जा रहे हैं और इस सब के नतीजे में जहाँ पर कुछ इमारात को जो नुकसान पहुँचा है, उसके साथ साथ बड़े पैमाने पर जो शहरी आबादी है उसको भी नुकसान पहुँचा है। इस तमाम अरसे में ख़वातीन और जो बच्चे हैं उनको भी निशाना बनाया गया और बड़ी तादाद में वो भी जाँ बहक हो चुके हैं। इससे कबल हमने देखा रमज़ान मुबारक का जो आखिरी अशरा था, आखिरी बाबरकत दिन थे, उसमें जो मस्जिद अक्सा है वहाँ पर फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान झड़पें भी हुई, ना सिर्फ मस्जिद के बाहर बल्कि मस्जिद के अंदर भी। और ये जो तमाम सूरत हाल अब डेवलप हुई है, इसके नतीजे में एक मरतबा फिर मसला फ़लस्तीन ये उभर के सामने आया है। इसके ऊपर बात भी की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जो मौजूदा कशीदगी है किसी तरह इसको तो कम करने की कोशिश की जाए। और फिर ये डिस्कशन भी हो रही है कि किस तरह से मुस्तकिल हल कुछ निकाला जा सकता है, क्योंकि हर कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि दोनों अतराफ़ में से कोई पहल करता है और उसके बाद जो है वो ख़ास तौर पे गज़ा की जो आबादी है और फ़लस्तीन की दीगर आबादी हैं उनके ऊपर जंग को मुसल्लत कर दिया जाता है। इस तमाम सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में कुछ सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, इसके जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं, मुख्तलिफ़ मामलात हैं, उनका ज़िक्र करेंगे और हालिया तनाज़े के ऊपर भी बात करेंगे कि ये किस तरह शुरू हुआ और मुस्तक़बिल में क्या हो सकता है। और इसके साथ साथ आलमी रद्द-ए-अमल के ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं मंसूर जाफ़र साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़किया निगार हैं। बहुत शुक्रिया इनको हमें ज्वाइन कर रहे हैं मंसूर जाफ़र साहब। और साथ ही हमारे साथ ईमान मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट है, गज़ा से इनका ताल्लुक़ है। ईमान का भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ईमान, यू आर ज्वाइनिंग अस एट द मोमेंट। सर आपका भी शुक्रिया, मंसूर जाफ़र साहब आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मंसूर साहब आपसे ही करूँगा। ये जो हम देख रहे हैं तमाम सूरत हाल अभी जो यकीनी तौर पे गज़ा की सूरत हाल है, फ़लस्तीन के दीगर इलाकों की सूरत हाल है, बहुत तशवीशनाक है और अफसोसनाक भी है। क्या वजह बनी ये जो हालिया कशीदगी हमने देखी इसराइल और फ़लस्तीन के माबेन, क्या बैकग्राउंड है, कुछ इस हवाले से गुफ्तगू कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। ये जो हालिया कशीदगी है जी, इस वक्त इसकी जो बुनियाद बनी है वो इसराइल के कुछ ऐसे इक़दामात हैं कि जिसके नतीजे में उसने रमज़ान मुबारक के दौरान और ख़ास तौर पे जो मस्जिद अक्सा के हवाले से उसके जारहाना अज़ाइम हैं उनको जब बढ़ावा दिया और बिलख़ुसूस जो आखिरी अशरा है उसमें जो मारूफ तौर पे लैलतुल क़द्र है, उस वक्त उन्होंने इस मस्जिद अक्सा पर धावा बोला। नमाजी जब वहाँ तकरीबन हज़ारों की तादाद में, तकरीबन 70-80 हज़ार के करीब वहाँ नमाजी मौजूद थे और उसमें मोतकफ़ीन मौजूद थे। फिर उसी तरीके से मुसलसल जो वहाँ पर मुराबतीन बैठे होते हैं उन पर उन्होंने एक लिहाज से खुली जंग मुसल्लत कर दी। उनके खिलाफ स्टन का नेट इस्तेमाल किए, गंदे बदबूदार पानी का छिड़काव किया और इसी तरीके से कैनन गन्स इस्तेमाल की और बराह रास्त जो रबर स्टील बुलेट्स हैं वो तक इस्तेमाल की गई, जिसके नतीजे में बहुत बड़े पैमाने में वहाँ पे जो फ़लस्तीनी नमाजी थे, मुसलमान थे, वो ज़ख्मी हुए और हॉस्पिटलाइज हुए, जिसमें से बहुत से लोगों की हालत तशवीशनाक हुई। दरअसल इससे पहले 2 मई को एक वाक़या हुआ वहाँ पे जो पुराना यरूशलेम का इलाका है, ओल्ड यरूशलेम कहलाता है और उस इलाके की एक कॉलोनी है शेख जर्राह कॉलोनी। इस जर्राह कॉलोनी के हवाले से एक अदालत का फैसला आया कि वहाँ पे जो तकरीबन सदियों से बसने वाले, रहने वाले फ़लस्तीनी मुसलमान जो हैं, उनको एक लिहाज से कहा गया कि ये जबरी तौर पर ये इलाका खाली कर दें और अदालत ने फैसला सादर किया कि ये लोग अगस्त तक इस इलाके को छोड़ दें, अदरवाइज इनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन करके इनको यहाँ से दरबदर कर दिया जाएगा। तो इस जो वाक़ये के बाद वहाँ पे गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और यही लोग जो है बड़े पैमाने पे जो ओल्ड यरूशलेम का इलाका है वहाँ से मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में एहतजाज करते हुए जो है वो मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में जमा हुए और फिर उसी नौइयत के उन्हीं जो वहाँ पे मुराबतीन उनके साथ बैठे थे। तो इसराइल ने इस वाक़ये को भी एक लिहाज से
तशद्दुद का निशाना बनाया, इस डेवलपमेंट को भी। और इस इनकी एक कानूनी जद्दोजहद थी कि ये पिछले तकरीबन 50-60 वर्षों से जो है वो यहाँ पे मुकीम है, क्योंकि इब्तिदा में जब यहाँ पे इसराइल ने कब्जा किया तो वहाँ से कुछ लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया उर्दन में, और फिर उनको वापस लाया गया अक़वाम मुत्तहिदा की जो एक आलमी इदारा है ओनरवा के नाम से, उसके साथ एक मायदा तय पाया उर्दन की हुकूमत का कि इन्हें यहाँ पे बसाया जाएगा और ये लोग फिर इनका माइग्रेशन स्टेटस खत्म हो जाएगा और ये ओनर के तौर पे यहाँ रहे। और इनकी इस जद्दोजहद को या इनके इन्होंने इस अपने जो वहाँ के रिहाइश है उसकी कानूनी जंग भी लड़ी, और उस पर इसराइलियों का ये कहना था कि ये लोग फौरन कहीं से आ गए हैं, उठकर आ गए हैं। असल में हमने ये जगह जो है वो सल्तनत उस्मानिया के दौर में ये खरीदी थी। तो यहाँ के जो लोग हैं शेख जर्राह कॉलोनी के, ये काहिरा एनकरा गए और वहाँ पे जो सल्तनत उस्मानिया के दौर का जो लैंड रिकॉर्ड है वो इन्होंने निकलवाया, और उस लैंड रिकॉर्ड पे उन्होंने अपनी ओनरशिप जो है वो साबित की और बताया कि इसराइली जो है वो इनसे गासबाना तौर पे जबरी तशद्दुद के जरिए ये ज़मीन हथियाना चाहते हैं जो इनकी आबाई ज़मीनें हैं। तो उस यानी डॉक्यूमेंटेशनली प्रूफ जो है उनको इसराइली अदालतों ने, ज़ाहिर है उनका एक तासुब है मुसलमानों के खिलाफ, अरबों के खिलाफ, वो मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है, इसको हम तस्लीम नहीं करते हैं। लेकिन फ़लस्तीनियों ने अपनी उस जद्दोजहद को और उस इलाके के साथ अपनी वाबस्तगी को कायम रखा बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि वो इलाका एक इंतहाई तारीखी अहमियत का इलाका है। वहाँ पे फ़लस्तीनी जो जब ये रिवॉल्ट चल रहे थे, शेख अमीन अल हुसैनी जो फ़लस्तीनी मुफ्ती आज़म थे उनकी ख़ानदानी रिहाइश गाहें हैं। फिर इसी तरीके से वहाँ पे ये लोग का एक नुमाइंदा दफ्तर जिसे ओरिएंट हाउस कहा जाता है, वो अरसे से एक वहाँ से तकरीबन 100 साल से ज़्यादा से वो एक फ़लस्तीनियों की एक अलामत के तौर पे, एक आइकन के तौर पे वहाँ मौजूद था और उसकी बड़ी तारीखी अहमियत है। तो ये वो चीज़ें थी कि जिसको वो, और इसी तरीके से वहाँ पे मुसलमानों के कब्रिस्तान के मुकद्दस मकामात, ना सिर्फ वो बल्कि ईसाइयों के भी, तो वो एक मुश्तरका जद्दोजहद लड़ रहे थे कि यहाँ से जो अरब फ़लस्तीनी मुकीम हैं, चाहे वो ईसाई हैं मुसलमान हैं, उनको जबरी तौर पर बेदखली के लिए इसराइली अदालतों के जरिए उनको जिस अंदाज से निकालने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ वो मज़ाहम हुए और उन्होंने स्ट्रीट में प्रोटेस्ट किया और उसके नतीजे में वो तशद्दुद का निशाना बने। और यही तशद्दुद जो है, यही जो वायलेंस है इसराइल की तरफ से की जाने वाली, इसके फिर स्पिल ओवर करते हुए ये मस्जिद अक़सा में चली गई और वहाँ पर एक बहुत बड़ी जारहियत जो है वो हमें देखने को मिली। इस सूरत हाल को रिस्पॉन्ड करते हुए जो गज़ा के बासी हैं या गज़ा के जो लोग हैं, वहाँ से फिर कुछ मज़ाहमती तंजीमों ने जो है वो रॉकेट फायर किए इस पूरे मामले को कूल डाउन करने के लिए या इसराइल को ये सबक सिखाने के लिए कि आप जो कर रहे हैं वो इंतहाई गैर कानूनी और गैर इंसानी फेल है। तो उनको रोकने के हवाले से उनकी ये मुहिम जो है वहाँ से रॉकेटबारी की शुरू हुई, जिसके जवाब में इसराइल ने जो है वो एक खुली जंग जो है वो गज़ा पे मुसल्लत कर दी। उसके तबाही के मनाजर जो है आज हम रोज़ बरोज़ अपने टीवी स्क्रीन पे देखते हैं। मंसूर साहब, यकीनन, और इसी हवाले से मुख्तलिफ जो मज़ीद इसके पहलू हैं उनका जायज़ा भी लेंगे। मैं आपकी जानिब दोबारा आऊँगा। ईमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ईमान, थैंक यू वेरी मच। वी ऑल नो दैट दिस इज़ वेरी पेनफुल सिचुएशन राइट नाउ इन Gaza, in other parts of Palestine as well. So how do you feel after seeing such destruction and such scenes? Such things actually in Gaza or all over Palestine, it's actually really it makes a person really sad, really anger and everything, that seeing children, seeing families, seeing houses being damaged, being attacked, being literally it's like dead everywhere. So looking at the children dying everywhere, looking at the family being attacked, I mean, it can't be a person or a human with a heart can do this. So we're all angry. We're really sad about seeing what is happening, and it's been attacked, being attacked by Israelis for people who've been occupying your country. It seems like you can't do something for it. Feeling that you are not able to do anything, this makes a person really, really sad for this.
Yes, so Iman, you have obviously you have relatives in Gaza as well, and particularly the children. So how do they feel, because living in a war zone, living in a war-like situation, so it is not something normal. So how do they feel? Of course, they live in a horrible, you can say, nightmare. Okay, living in a place where you are just waiting for your turn to come. You're dying. You might be today here, but tomorrow you won't be here. Your mom might be today here, but tomorrow no. You're being attacked. You can be attacked in any minute, in any way. So afraid. They're really in a bad situation over there. You know, waking up in the morning and not finding your house, or not finding your parents, or not finding your brothers, or finding whoever, this makes it really bad for them. And it's not easy at all to see it. Yes, obviously, and we can understand the pain, and this is not a normal. Thank you very much. Stay with us. We will come back to you as soon. We have brother मंसूर जाफ़र with us. मंसूर साहब, दोबारा से आपकी जानिब आऊँगा. आपने जो अपनी गुफ्तगू की उसके बिल्कुल आखिर में ज़िक्र किया गज़ा के हवाले से ही, और ये कुछ जो अनासिर हैं वो कहते हैं कि अगरचे वहाँ पे मस्जिद अक्सा और उसके अतराफ़ में सूरत हाल, आपने शेख जरा का भी जिक्र किया, वो अफसोसनाक थी, लेकिन उसकी वजह से कोई इतने बड़े पैमाने पे जंग मुसल्लत नहीं हुई थी. लेकिन फिर हमने देखा कि जब यहाँ पे गज़ा की जानिब से जो ग्रोह हैं, मुज़ाहमती ग्रोह, उनकी जानिब से फ़ायर किए गए, रॉकेटबारी का सिलसिला जारी किया गया इसराइल की जानिब, तो फिर इसराइल को एक मौका मिला कि वो आगे बढ़ के मुकम्मल तौर पे बड़े पैमाने पे जो इसराइल की जानिब, इसराइल कहता है उनको अहदाफ, लेकिन उसमें हमने देखा कि उसमें जो मासूम जानें हैं, बच्चों की जानें हैं, ख़वातीन की भी जानें हैं, और रिहायशी इमारात को भी निशाना बनाया गया. कुछ अनासिर कहते ये हैं कि ख़ुद जो गज़ा के मुज़ाहमती ग्रोह हैं उन्होंने ये मौका फ़राहम किया इसराइल को कि वो जंग को इस पैमाने पे लेके जा सके. इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, जो इसराइल है उसे अपनी जारहत के लिए किसी बहाने की, किसी जवाब की तलाश नहीं है. वो एक लिहाज से उस तरह का खूंखार भेड़िया है जिसके बारे में बचपन में हम स्कूल के ज़माने में कहानी एक सुना करते थे कि वो एक छोटे जो भेड़ का बच्चा है उसको खाना था उसने, और उससे कभी वो कह रहा था कि तुम पानी को गंदा कर रहे हो, कभी उसे कह रहा था तुम ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो. जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने यही कहा कि जी आपने मुझे फलां वक्त में गाली दी. तो उन्होंने कहा मैं तो फलां वक्त में पैदा ही नहीं हुआ था. उन्होंने कहा था फिर आपकी वालिदा ने दी हो. तो बस उसके बाद उस पर झपट पड़ा. और गजा में जो इस वक्त इसराइल का जो जवाब है उसकी बिल्कुल ये खूनखार भेड़िए वाली सिचुएशन है. और अगर फर्ज करें मुजामती तहरीकों ने या वहाँ से ग्रुपों ने रॉकेट फायर किए हैं, तो ये रॉकेटबारी जो है ये एक लिहाज से इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक मामूल की कार्रवाई है. और माजी में भी बहुत से औकात में जब फ़लस्तीनियों ने वहाँ पे अपना मिलियन मार्च किए, फिर इसी तरीके से जो गजा की सरहद के हवाले से जो उनके राइट ऑफ रिटर्न के लिए मार्च होते थे, तो उस दौर में भी चाहे उनके हॉट एयर बैलून्स हों या वो टायर जला के एहतजाज करते थे, या उसके साथ साथ छोटे पैमाने पे जो इस नौइयत की रॉकेटबारी है ये होती रहती थी. लेकिन क्योंकि इसराइल ने इस वक्त एक प्लानिंग जो है वो कर रखी थी, और उस प्लानिंग का बेसिकली जो कई पहलू हैं कि वो कुछ चीज़ें उनकी दाखिली सियासत के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो उनकी लॉन्ग टर्म मिलिट्री प्लानिंग से ताल्लुक़ रखती हैं. दाखिली सियासत के हवाले से आपके इल्म में होगा कि नेतन्याहू जो है वो चौथी मरतबा जो है इलेक्शन में कामयाबी के बाद अपनी हुकूमत बनाने में नाकाम रहे, जिसके बाद से उनके खिलाफ जो है दाखिली सतह पर जो अदालतों में करप्शन के मुकदमात और उनकी बदउनवानी और करप्शन के जो केसेस थे वो एक लिहाज से एक्सपेडाइट होने का इम्कान हो गया था. और जिस रोज़ उनकी नामजदगी हुई है बतौर एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म के वो नई हुकूमत बनाए, उन्होंने अपनी इस नामजदगी का ऐलान जो है वो तेल अवीव की एक अदालत में समाअत के दौरान उन तक पहुँचाया गया कि आपको वज़ीर आज़म नामजद हो गए हैं. और उसके बाद यकीनन उन्होंने वो जो डिप्लोमेट जो एक वज़ीर आज़म के तौर पे जो इम्यूनिटी है वो हासिल हो गई, और वो बड़े फातहाना अंदाज में उन करप्शन के मुकदमात से महफूज होकर हुकूमत साजी में लग गए. लेकिन हुकूमत साजी के लिए इस वक्त जो वहाँ की दाएं बाजू की इंतहा पसंद यहूदी तंजीमें हैं या सियासी जमातें हैं, उन्होंने जो नेतन्याहू के जो माजी के ट्रैक रिकॉर्ड है और ख़ास तौर पर उनका सियासी ब्लैकमेलिंग का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हवाले से उनके साथ ताउन करने से इनकार कर दिया, और जिसके बाद उन्हें
एक बुरी तरह जो है वो नाकामी हुई एक नई हुकूमत बनाने में, जिसके बाद यकीनन उनके लिए वहाँ पॉलिटिकली सरवाइव करना जो है बहुत मुश्किल था। और माजी में भी इसी नौइयत की जब गजा पर जंगें मुसल्लत की जाती रही हैं, तो उसका एक पहलू इसराइल की दाखिली सियासत होता था कि वहाँ पे या तो इंतखाबात होने वाले थे या हो चुके होते थे। अगर आप माजी की तीनों जो जंगें लड़ी गई हैं 2008-9 में, उसके बाद 14 में, उनमें इसी नौइयत का सिनेरियो जो है हमें इसराइल के अंदर देखने को मिलता है। और ये बेसिकली उस राय आमा को गुमराह करने की एक नई कोशिश होती है कि हम तो गजा को और खासतौर पर मुजाहमत के अनासर को जो है वो सफाई हस्ती से मिटा देने का आज़म रखते हैं। देखें हमने कितना बड़ा लाव लश्कर लेकर जो है गजा पर चढ़ाई कर दी है, और इसका यकीनन एक फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा कि गजा जो है दोबारा से तामीर नौ के मरहले में नहीं आ सकेगा। वो एक लिहाज से दोबारा गुर्बत और बेरोजगारी और जिस नौइयत के मसाइल मल्टीपल मसाइल हैं उसमें घिर जाएगा। तो उसके साथ साथ फिर उन्हें अपना वो एजेंडा कि जो गरब उर्दन में वो अपनी यहूदी बस्तियों की तोसी के हवाले से वहाँ की जो फतह हुकूमत है उसके साथ मिल के रचा रहे थे, उसमें उनको बढ़ावा मिल जाएगा। और इसकी एक पहलू जो है इस पूरे क्राइसिस का, वो फलस्तीन की दाखिली सियासत से भी ताल्लुक रखता है। आपको याद होगा कि 31 मई को सदारती इंतखाब का डोल डाला जाना था, और वो सदारती इंतखाबात आप कह लीजिए 10 साल या 15 साल बाद होने जा रहे थे कि 2009 में महमूद अब्बास की जो है वो मुद्दत सदारत खत्म हो गई थी, और उसके बाद से वो एक गैर कानूनी तौर पे या गैर अखलाकी तौर पे फलस्तीन की जो ज़मानेकार है वो अपने हाथ में आलमी साजिशों और आलमी ताकतों के ताउन से वो अपने हाथ में लिए हुए थे। तो वो भी अब खटाई में पड़ गया है। तो मैंने जैसे अर्ज किया कि उसकी वजह ये थी कि दाखिली तौर पे जो सर्वेज हुए थे, जो मुख्तलिफ एग्जिट पोल हुए थे, उसमें ये चीज़ वाज़ेह तौर पर बयान की गई थी कि अगर ये सदारती इंतखाब और पार्लिमानी इंतखाब जो उनकी मजलिस कानून साज असम्बली के लिए होता है ये करवाया गया, तो इसका नतीजा 2006 में होने वाले इंतखाबात से मुख्तलिफ नहीं होगा। इसमें हमास को लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो मिलने का इम्कान है, और ये विक्ट्री यकीनन ना इसराइल के लिए काबिल कबूल थी और ना ही वहाँ की जो हुक्मरान जमात फतह है उसके लिए काबिल कबूल थी। तो उससे बचने का एक तरीका तो महमूद अब्बास ने अपने तौर पे उस इंतखाबी अमल को मुलतवी करने के ऐलान की सूरत में सामने आया, और इसराइल की तरफ से गजा पर जो है खुली जंग मुसल्लत करने के बाद, ताकि अगर फलस्तीनियों के दिलों में हमास के लिए कोई मोहब्बत कोई ताउन का जज्बा मौजूद है तो उन्हें एक बार फिर इसकी सजा दी जाए और उन्हें बताया जाए कि माजी में भी आप जो है वो हमास की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए थे तो हमने आपकी ईंट से ईंट बजा दी थी। आज भी अगर आप दोबारा हमास को मुंतखब करेंगे या उसके साथ सियासी तौर पर ताउन करेंगे या उसे अपना नुमाइंदा समझेंगे, आपके साथ यही मुआशरे का सलूक किया जाएगा। इसी नौइयत की जो बमबारी है वो आपका मुकद्दर रहेगी, और जिसके बाद एक बार फिर आप कई साल पीछे जो है वो अपने ज़िंदगी से चले जाए। अच्छा मंसूर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया इसराइल की भी जो दाखिली सियासत है, और यकीनी तौर पे हम देखते रहे पिछले कुछ अरसे से जिस तरह वहाँ पे ये तमाम सिचुएशन डेवलप हुई, इसराइली अवाम इस तमाम सूरत हाल में कि अगर वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि कुछ मामलात को बुनियाद बना के गज़ा के ऊपर ये जंग मुसल्लत की गई, और इस जंग के नतीजे में यकीनी तौर पर इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं कि जो इसराइल को मुआशी नुकसान का सामना करना पड़ा है, उसकी जो मईशत है ऑलरेडी वो एक बहरानी कैफियत से गुजरी है। तो आप कैसे देखते हैं कि इसराइली जो अवाम है उसका कोई प्रेशर होगा जल्द से जल्द जंग बंदी के लिए, या वो अपनी हुकूमत के ऊपर इस तरह से कुछ ज़रा इस पर काइंडली क्विक रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर हम ईमान से गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद दोबारा से ब्रेक पे। जी, उसमें देखिए कि जो इसराइल की दाखिली सियासत और खासतौर पर उनके अवाम जो हैं वो दुनिया भर से लाए हुए ऐसे इंतहा पसंद यहूदी हैं जो इसी नौइयत की डिस्ट्रक्शन और इसी नौइयत की तबाहकारी जो है उसके प्रचारक रहे हैं और उसकी हिमायत करते रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त इसराइल की ये जो हमाकत उसने गजा पर जंग की सूरत में मुसल्लत की है, इसकी एक्सटेंशन जो है वो खुद उसके अपने इलाकों तक चली गई है। ये जंग जो है वो खुद ग्रीन लाइन एरियाज यानी जो 48 के एरियाज जहाँ पे अरब फलस्तीनी रहते हैं जो सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पे वहाँ रहते हैं, उन्होंने एक हड़ताल की कैफियत जो है वफा कर रखी है। जो मुख्तलिफ उनके फैक्ट्रीज में काम करते थे, मुख्तलिफ उनके सनती इदारों में काम करते थे, वो सब लोग जो है एहतजाज पे चले गए हैं। और इस वक्त इसराइल को यकीनन एक बड़े चैलेंज का सामना है। और उसके साथ साथ गरब उर्दन के इलाके में जो माजी में एक पुरसकून रीजन रहा है,
क्योंकि वहाँ पे जो इसराइल के साथ हुक्मरान जमात सिक्योरिटी तावन करती थी, उसकी वजह से वहाँ मुजाहरे नहीं होते थे इसी नौइयत की, और कोई एक्टिविटी नहीं होती थी कि जिससे वहाँ से एक वॉइस ऑफ डिसेंट हमें नजर आए। लेकिन इस वक्त जो है गजा के साथ साथ और 48 के एरिया के साथ साथ जो गरबे उर्दन का इलाका है, वहाँ पे जो मुजाहरे हुए हैं वो मैं समझता हूँ बड़े आई ओपनर है, क्योंकि उन मुजाहरों की वजह से एक तो वहाँ पे जो खुद फतह की हुकूमत है वो चैलेंज का शिकार हुई है, उसके साथ साथ जो यहूदी बस्तियों में रहने वाले यहूदी हैं वो गैर महफूज हो गए हैं, और उन मुजाहिरों को कुचलने के लिए इसराइल ने वहाँ पे भी ताकत का जी बेतरीके इस्तेमाल किया है। और अब तक इतलात है कि वहाँ तकरीबन 16 के करीब फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं मुख्तलिफ औकात में फ़लस्तीन की इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और उन मुजाहिरीन को कुचलने के हवाले से। तो इसराइल जी ने बुनियादी तौर पे जो गजा की जंग है उसके शोले जो हैं वो अपने पूरे यानी काबल मकबूजा इलाकों तक जो है वो ले गया है। ले इससे गया बड़ी है। इसराइल की मंसूर साहब हमाकत यकीनी तौर और पे क्या हो इसके सकती ऊपर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके मजीद कुछ बातें करेंगे। ईमान हमारे साथ मौजूद हैं, दोबारा से आपकी जानिब आऊँगा। सो ईमान, व्हाट आर योर व्यूज़ और शेयर योर थॉट्स विद अस अबाउट व्हाट दैट यू आर सीइंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इशू? And other countries, actually, I loved the way they stood for Palestine. Literally, like there are many countries which stood for Pakistan, for Palestine, and they were with all one hand just for Palestine. They went for protest. There were countries who send donation and they send support to Palestine over there. Although there are like many of them are even on the borders between Palestine and Israel. So we saw really amazing support and amazing stand from the other countries. I wish they could do more than that, and we are literally waiting for them to do more than this for us, because whatever they're doing right now won't be helping a lot, but it's still being with us. It's the best stand for us. It's the best support for us. Yes, and Iman, what you want to share about Pakistan, because if we talk about Pakistan, so Pakistan's response and feelings from Pakistan that you are seeing, so if you want to share something on it as well. Well, Pakistan, they had a really good support for Palestine. They went for like protests, and actually I was with them also in these protests for Palestine. They went out for marches. They stood a really good support and a really good stand with Palestine, because they already had the same feeling. They're living the same pain we're living, as you know, the things which are happening in Kashmir. They feel what we're facing right now. So I would love to just thank Pakistan for what they're doing for Palestine at this moment. Their stand with us is really a great support for us. Their feelings for us and what they're doing, like I can't, explain that more in words. Yes, thank you very much, Iman. Thank you for your time. you. मंसूर साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनी तौर पे हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके मज़ीद कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी जानिब हमने कुछ उसके पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू भी करनी है। कुछ मज़ीद मेहमान भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, आज का जो इस्लाम स्पेशल है उसमें हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है उसके हवाले से। हम देख रहे हैं वहाँ पर जो सूरत हाल डेवलप हुई, और मंसूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। जो पस मंज़र है कुछ इसका वो बयान किया कि किस तरह से एक रहायशी आबादी से ये तमाम मामला शुरू हुआ, और फिर जो बैतुल मक़दस है, जो मस्जिद अक्सा है, उसके अतराफ़ में भी ये सूरत हाल पैदा हुई, और फिर उसको बुनियाद बना के इसराइल ने एग्रेशन शो किया। और जब गज़ा में मौजूद मज़ाहमती ग्रोहों की जानिब से उसको वार्निंग्स दी गई, उसके बाद फिर ये जो पूरी जंग है उसको गज़ा के शहरियों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की गई, और ये ताहाल अभी अमल जारी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे जो वहाँ पर गज़ा में इंसानी अलमिया है उसमें रिस्पॉन्स किस तरह से हो रहा है, कुछ इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से भी बात करेंगे। और मंसूर साहब भी मौजूद होंगे, उनसे ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या जो सीज़ फायर है अगले कुछ आइंदा आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे, और इस बारे में जो कोशिशें हो रही हैं मुख्तलिफ़ आलमी रहनुमा भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्या वो बारावर होंगी। इस वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद शाहीन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पे बात कर रहे हैं जो गज़ा में सूरत हाल है और गज़ा के साथ साथ फ़लस्तीन के जो दीगर इलाके हैं, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान ये जो एक जंग किसी कैफियत है, कुछ अरसे से इस तमाम के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा था हमने देखा वहाँ पर जो जंग का जो हालिया जंग है, हालिया जो दिनों में जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हुई उसका क्या पस मंज़र था। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ गुफ्तगू करेंगे जो ये तबाही हुई है गज़ा में और उसके बाद कुछ इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, वो किस तरह से जारी हैं और क्या मुश्किलात हैं उस राह में, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरी बहुत खुशकिस्मती जो हमारा सेगमेंट है उसमें इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वसीम अहमद साहब, CEO हैं इस्लामिक रिलीफ़ के, एक बड़ी इमदादी जो तंजीम है और दुनिया भर में काम कर रही है और गज़ा में भी ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वसीम, ये जो सारी सूरत हाल हुई है, आप ख़ुद भी एक इमदादी कारकुन हैं, तवील अरसे से आप जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे काम कर रहे हैं। गज़ा के हवाले से बताइएगा, ये जो हालिया दिनों में जिस तरह से तबाही हुई, कितना बड़ा ये एक जो इंसानी अलमिया है और किस तरह से जो ज़िंदगी है वो जंगज़दा इलाके में उसको मामूल पे लाने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका और मुझे इस पे बात करने का मौका आपने दिया। बस ये अल्लाह से दुआ है कि जो हमारे मज़लूम बहन भाई वहाँ पर इस तकलीफ़ में दो चार हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे। और रमज़ान के बाबरकत महीने में ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। ये थोड़ा सा मैं आपको और आपके नाज़रीन को थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगा। 7 साल पहले जब 2014 में ये वाक़यात हुए और उसमें हमने बहुत सारी ऐसी तस्वीर बच्चों की देखी जो कि हलाक हुए और लोगों को घरों से निकाला गया, उनके घर तबाह हुए। उससे वो संभले नहीं थे कि ये दोबारा से एक बहुत बड़ा अलमिया उस पर आ गया है। थोड़े से मैं आपको और आपके नाज़रीन के लिए बताना चाहूँ कि हमारी जो वहाँ पर टीम मौजूद है और इमदादी कार्रवाइयों में शरीक है, उस पर जो स्टोरी हमें मिलती हैं देखने को, सुबहान अल्लाह, वो रुला देती हैं इंसान को। जिसमें से 72,000 लोग अपने घरों से निकल गए हैं। उसके बाद जो लोग घरों में मौजूद हैं वो भी बेचारे कभी गलियों में रात गुजार रहे हैं, कभी स्कूल में, कभी अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों और उनके दफ्तरों में जाके वक्त गुजार रहे हैं, सिर्फ इससे बचने के लिए कि कोई भी जगह फ़लस्तीन में महफूज नहीं है जिस पे वो बमबारी का निशाना ना बन दें। और हमारी एक अपनी वहाँ पे सिस्टर हैं, स्टाफ मेंबर हैं, वो 6 बजे अपने 3 छोटे बच्चों को लेके घर से भागी क्योंकि वहाँ पे बमिंग शुरू हो गई थी उनके इलाके में, और जिसमें से उनके एक बच्चे पे बहुत ज़्यादा जो है वो गिलास के टूट के उनके इंजरी हुई हैं। और वो बेचारी जो है वो ना सिर्फ ये सारा कुछ देखने के बावजूद इस पे उनका मौक़िफ़ है कि मैंने अगर उठ के अपने बच्चों को तो संभालना है, मुझे और बच्चों को भी संभालना है। और ये जज्बा काबिल इस्ताइश है कि माशाअल्लाह उसको लेके वो आगे चल रहे हैं। जो पहले सिचुएशन थी, थोड़ी सी मैं इस पे वज़ाहत कर दूं। 2007 से ये जो नाकाबंदी है इसराइल की तरफ से, ये उस पे जारी है 2007 से, और 14 साल में जो इस गज़ा के अंदर जो हालत हुई और दूसरे इलाके इसमें ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक का है, उस पे गुर्बत इस हद तक पहुँच चुकी है कि गज़ा में 5 मिलियन की आबादी में से 80% लोग जो हैं वो एड उनको चाहिए, वन फॉर्म और अनदर। और जो बेरोज़गारी है वो इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले 49% बेरोज़गारी थी। और आप उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी ऑलरेडी उस इलाके की, हम तो यहाँ पर यूके में या यूरोप में हम उसको सोच भी नहीं सकते कि 49% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है वो बेरोज़गार हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक लीग पिछले 20 साल से इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है, जिसपे हम लाइवलीहुड के भी उसमें रोज़गार मुहैया किया जा सके, लोगों को ट्रेनिंग देना, अस्पतालों में दवाइयाँ, उसके बाद स्कूल बनाना बच्चों के। ख़ास तौर पर एक वो चीज़ जो मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि बच्चे वहाँ पे ज़हनी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। 2014 में हमारे पास जो बच्चे यतीम हो गए थे और उनकी हम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी देखभाल कर रहे हैं। अपने जितने भी हमारे सपोर्टर यूके में हैं और वर्ल्ड वाइड जो हमें इमदादी सरगर्मियों में हमें
इमदाद देते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन बच्चों की जब आप बात करते हैं, अभी भी उनकी ये हालत है कि वो उनको 2014 की स्टोरीज याद आ जाती हैं बम्बिंग की, जब वो आवाज़ें सुनते हैं। दुरुस्त। और अभी अभी ये जो बच्चे इससे गुजर रहे हैं, मुझे ये डर है कि ये एक और जनरेशन सुबहान अल्लाह इससे गुजर रही है। जी और वसीम, मैं यकीनी तौर पे अफसोसनाक सूरत हाल है और हम इसमें यकीनी तौर पे दुआ करेंगे उन तमाम अफराद के लिए। अच्छा ये बताइएगा, जो अभी मौजूदा सूरत हाल है इसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो इमदादी कामों का वो किस तरफ है? क्योंकि अभी कोई जंग बंदी का ऐलान नहीं हुआ, किसी भी वक्त हमला हो सकता है, पेशगी उसकी इतला भी नहीं दी जाती। किसी भी इमारत को हमने देखा कि रहायशी इमारतों को भी किया गया, अस्पतालों को टारगेट किया गया। तो इस सूरत हाल में आपके ख्याल में जो इमदादी सरगर्मियाँ गज़ा में जारी हैं उसमें सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त किस चीज़ के ऊपर है? इसमें देखें, ज़रूरत तो वहाँ पर बहुत हर चीज़ की है। जहाँ पर आपने अस्पतालों की बात की, 5 अस्पताल और 11 तिब्बी मराकज़ जो हैं वो तबाह किए जा चुके हैं ऑलरेडी। उसमें से कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, जो हमें इतलात मिल रही हैं वहाँ से ग्राउंड से। इस वक्त जो वहाँ पे ज़रूरत है वो मेडिकल एड की है, ख़ासतौर पर जो ज़ख्मी लोग हैं या जिनकी ख़ास तौर पर जो माजूर हो गए हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए। उसके साथ फिर वहाँ पर फ्यूल की कमी हो गई है, जिस पे वो सारा बिजली का निज़ाम चलता था, और बिजली जो है वहाँ पर जो हॉस्पिटल और दूसरी जगहों पे नहीं है। जो 72,000 लोग बेघर हो गए, उनके लिए खाने पीने का, उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त करना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमारी टीम माशाल्लाह इस्लामिक रिलीफ की जब भी थोड़ी सी विंडो मिलती है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि वहाँ पर तो बमबारी का सिलसिला जारी है, और किस तरह से हम उन तक पहुँच सकते हैं। जो हमें थोड़ा सा मौका मिलता है, कल हमें बमबारी में थोड़ा सा विंडो मिला, उसमें उन्होंने जाकर वहाँ पे इमदादी सामान जो है वो पहुँचाया जिनकी ज़रूरत थी, जिसमें से जो लोग बेघर हो गए थे। और 3 अस्पतालों तक हमारी टीम पहुँची, जो सप्लाईज हमारे पास ऑलरेडी हमारे वेयर हाउस में थी। लेकिन एक और बात मैं यहाँ बताना चलूँ, और मैं अपील करता हूँ यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा से और जितने भी उसमें ममालिक इसमें मुज़ाकरात में शरीक हैं कि प्लीज़ जो ब्लॉकेड है, जो नाकाबंदी है, उसको ख़त्म करवाया जाए, ताकि ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जैसे इस्लामिक रिलीफ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो तिब्बी इमदादी सामान जो है वो गज़ा में ला सकें। क्योंकि नाकाबंदी, इसराइली नाकाबंदी की वजह से इस वक्त चीज़ों की शदीद किल्लत हो गई है जो गज़ा में इस वक्त मौजूद थी। तो इस पे तवज्जो देने की बहुत ज़रूरी है, और हम और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी यहाँ पर हुकूमत को भी ये कह रहे हैं कि इस पे हमारी हेल्प की जाए, और हम अपील करते हैं कि जितनी भी सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा है उसको फिलफोर बंद किया जाए। इस सिलसिले को बंद होना चाहिए यकीनी तौर पे। अच्छा वसीम, आप साथ ही रहिएगा, हमारे साथ मंसूर जाफ़र साहब भी मौजूद है, पाकिस्तान से सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको भी कुछ गुफ्तगू में शरीक करेंगे, और फिर कुछ अहम अमूर हैं जिनके ऊपर मैं आपसे रहनुमाई लेना चाहूँगा। मंसूर साहब, ये हमने देखा जिस तरह से वसीम भी बता रहे थे इस तमाम सिचुएशन को, इस तमाम सूरत हाल को। अभी पाकिस्तान ने भी सरकारी इस्तिताह पर ऐलान किया है उसकी काबीना ने कि वो भी फ़लस्तीन के लिए इमदाद का भी ऐलान किया है, और कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जो तिब्बी सामान है, तिब्बी इमदाद है, वो वहाँ पर भिजवाई जा सके। इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा कि क्योंकि पाकिस्तान के तो इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान से कोई इमदादी सामान वहाँ पे पहुँचाया जा सके? हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कुछ ऐसे इक़दाम किए जा सके जिससे जो फ़लस्तीन में मौजूद लोग हैं उनके लिए कुछ जो मुश्किलात हैं उसमें कमी लाई जा सके? जी यकीनन पाकिस्तान के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो असल ताल्लुक है वो तो अहले फ़लस्तीन के साथ है, और ख़ास तौर पे इस मुश्किल घड़ी में अहले गज़ा के साथ है। और ये ताल्लुक जो है वो किसी भी दौर में, चाहे वो जंगी दौर हो या अदरवाइज पीस का दौर हो, उसमें कभी भी मुतासर नहीं हुआ। क्योंकि इस वक्त जो चैनल अवेलेबल है वहाँ पे इमदादी सामान के हवाले से दुनिया भर से वो मिस्र और गज़ा के दरमियान जो इंटरनेशनल क्रॉसिंग है रफ़ा के नाम से, वही इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो महदूद पैमाने पर वहाँ से इमदादी सामान जो है वो आ सकता है। जो बड़े कंटेनर्स हैं या बड़े कार्गो आप कह लीजिए ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए इसराइल के एरिस चेक पोस्ट है या उसके अलावा जो दीगर चेक पोस्ट है वो इस्तेमाल होती हैं। वो यकीनन इसराइल के साथ कोऑर्डिनेशन से ही ओपन होती हैं, और उसमें खत्ते के कुछ ऐसे ममालिक हैं जैसे मिस्र है, उनका असर रसूख है, उनके तवज्जुह से वो सामान उस तरफ से भी आ सकता है। इसी तरीके से तुर्की की NGOs हैं जैसे इस्लामिक रिलीफ है, और बहुत सारी ऐसी NGOs हैं
कि जिनके साथ जो पाकिस्तान की जो मकामी NGOs हैं, जिसमें ईदी का नाम भी एक आ रहा था कि शायद उनके लोग भी वहाँ पे पहुंचे हैं। इसी तरीके से अल-खिदमत फाउंडेशन जो है उसके रजाकार भी जो है वो मुख्तलिफ टर्किश NGOs के साथ एक कोलेब्रेशन के नतीजे में जो है वो इस वक्त गजा में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। तो ये एक विंडो वहाँ पे अवेलेबल है और इसी हवाले इसी ओपनिंग को देखते हुए जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसकी तरफ से ये ऐलान सामने आया था कि वो लोग जो है वहाँ पे मेडिकल सप्लाईज और जो ज़रूरियाँ हैं उसके हवाले से एक प्लान बना रहे हैं। और यकीनन जैसे ही वो चीज़ें ऑन बोर्ड होती हैं, यानी ये चैनल्स जो एक्टिवेट होते हैं, तो यकीनन पाकिस्तान से यहाँ पे बड़े पैमाने पे इमदादी जो सामान है वो गजा के मुतासरीन तक पहुँचेगा। और माजी में भी बेदरेक लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है और बहुत दिल खोल कर जो है वो फ़लस्तीनी भाइयों की मदद की है। और मैं समझता हूँ इस बार भी जो है वो अपने इस भाइयों को मुश्किल की घड़ी में जो है वो अकेला नहीं छोड़ेंगे। और अब इंशाल्लाह वहाँ पे जल्द ही जो है जैसे ये जंगबंदी की कोई सूरत निकलती है तो पाकिस्तान से इमदादी सामान और प्लस जो रिहेबिलिटेशन के हवाले से या तामीर नौ के लिए जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे चीज़ें होती हैं जी उसके लिए मंसूबे यकीनन अनफोल्ड होंगे। जी मंसूर साहब, ये जंग बंदी का आपने जिक्र किया, यकीनन इस हवाले से भी मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगा। वसीम, आप हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनी तौर पे आपकी टीम इस्लामिक रिलीफ़ की टीम वहाँ पे मौजूद है और अभी सिर्फ हालिया दिनों में मौजूद नहीं, एक अरसे से वहाँ पे वो इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं जिससे वहाँ के लोगों की जो तकालीफ़ हैं उसको कम किया जा सके, उनकी ज़िंदगियों को तब्दील किया जा सके। हालिया वॉर की वजह से या जो सिचुएशन मुसल्लत की गई गज़ा के ऊपर, किन हवालों से सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना है ये इमदादी कार्रवाइयों में, और फिर किस तरह से आप जो लॉजिस्टिक्स हैं उसको मुमकिन बनाते हैं और लोगों को जो ये इमदादी सामान वगैरह है इसकी तकसीम को मुमकिन करते हैं? जैसे मैंने पहले कहा कि अनफॉर्चुनेटली कि जो बमबारी का सिलसिला है वो थम नहीं रहा, जिसमें कोई चीज़ मूव करती है। जो सप्लायर्स हैं हमारे, जो कि गज़ा में हमारा वेयर हाउस है जहाँ पे इमदादी सामान हमने रखा होता है और सप्लायर्स के साथ हमारी ये होती है, 20 साल से हम वहाँ पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मूव नहीं कर पा रहा क्योंकि जो भी मूविंग टारगेट है उसको निशाना बनाया जाता है। और उस पे ये है कि अभी यूनाइटेड नेशन की हमारी कोऑर्डिनेशन होती है यूनाइटेड नेशन के साथ, जिस भी कंट्री में ऑपरेट करते हैं, और उस पे हम उनके साथ काम कर रहे हैं कि कोई सीज़ फायर ऐसा हो जाए, ऐसी ब्रेक बीच में आ जाए ताकि हम वो चीज़ें आसानी से मूव कर सकें। जैसे मैंने बताया, कल एक छोटी सी हमें विंडो मिली जिसमें हमने ये सामान पहुंचाया और हमारी टीमें वहां पर पहुंची, लेकिन ये है कि दोबारा से फिर बमबारी शुरू होगी और फिर जो ट्रक हैं वो मूव नहीं कर पा रहे गज़ा सिटी के अंदर जो हमने लॉजिस्टिक करना होता है। लेकिन जो इसमें एक और चीज़, जैसे आपके दूसरे पैनलिस्ट बात कर रहे थे पाकिस्तान के इमदादी सामान की, मेरे ख्याल में उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनका किरदार बहुत अहम है। उस पर ये ज़रूरी है कि OIC पे भी बात की है पाकिस्तान ने और दूसरे इस्लामी ममालिक ने, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, रफ़ा की बॉर्डर क्रॉसिंग जैसे पहले भी बात हुई, वो बहुत ही थोड़े अरसे के लिए, थोड़े टाइम के लिए, कल परसों भी खुली और फिर बंद कर दी गई। और इसी तरह से जो इसराइल वाली क्रॉसिंग है वो मेन क्रॉसिंग है जहाँ से सामान लाया जा सकता है। जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो उसको यकीनी बनाता है। और हम पहले भी, जो पहले हुआ था 2014 में ये वाक़यात बदकिस्मती के साथ हुए, तो उसमें यूनाइटेड नेशन के झंडे के नीचे जो है वो इमदादी सामान जो है वो गज़ा में लाया जाता रहा और अभी भी उस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन मैं एक और चीज़ उसमें ये कहूँगा कि जो अभी जो कुछ हो रहा है उस पर ये है कि ये बहुत टारगेटेड है और ऐसी जगहों पे किया जा रहा है कि जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं, जिस पे आप देख लें कुछ अस्पतालों पे किया गया, उसके साथ कुछ शहरी बादों में, उसके साथ फिर मीडिया पे किया गया। तो काफ़ी सारी जगहों पे एक प्रेशर लाया जा रहा है और सिर्फ ये गज़ा में नहीं हो रहा, फ़लस्तीन के दूसरे इलाकों में भी ये बमबारी हो रही है। जैसे आपने देखा शेख जरा से ये सिलसिला शुरू हुआ है, उसकी वजह अगर आप देखें, उसको अगर आप कनेक्ट करके देखें कि जो पहले जो नाकाबंदियाँ हैं या जो इसराइल के जो कब्जे किए हुए इलाके हैं उसमें ज़िंदगी पहले भी मफलूज थी, लेकिन जो अभी हो रहा है जिस पे आप एक सारी जगह को बंद करके आप अवाम को किसी सेफ जगह पे जाने नहीं दे रहे, जहाँ पे आपने बात की जो सी लगता है, समंदर लगता है गज़ा के साथ,
उस पे चंद मील तक जो है वो गजा की कश्तियां जाके मछली पकड़ सकते हैं, जो फिशिंग बोट्स हैं। उसके आगे फिर नेवल नाकाबंदी जो है वो बहरी नाकाबंदी इसराइल की है। तो उससे भी आना, वहां से जो इमदादी सामान है वो भी नामुमकिन है। तो उस पे जो ज्यादा अभी जो मैं जोर दूंगा एज इमदादी एक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, कि हमें ये अपील करनी चाहिए मिल के, वो ममालिक और वो अदारे जो कि अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। और ये कहना चाहिए कि हम अपील करते हैं कि जो कि सिविलियन आबादी है, जो कि नैरेटिव ये दिया जा रहा है कि सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया जा रहा, लेकिन 70 बच्चे, खवातीन, वो उनका क्या कसूर था जो अपनी जानों से दो बैठे हैं? यकीनन वो तो किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं थे। दुरुस्त। वसीम, यकीनी तौर पे बहुत अहम गुफ्तगू की आपने। थैंक यू वेरी मच आपके इस वक्त का भी, और जो काम कर रहे हैं आप गज़ा के लिए, अहले फ़लस्तीन के लिए, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने का भी और इस तमाम के ऊपर। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मंसूर जाफ़र साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं जो इस्लाम स्पेशल है। इसका आज मकसद भी यही है कि जो फ़लस्तीन की सिचुएशन है इस हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लिया जाए। मंसूर साहब, दोबारा से अपनी जो गुफ्तगू है उसको कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से कुछ आपने बात की। हालिया कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो मुख्तलिफ़ ममालिक के लोगों से रब्ता भी कर रहे हैं, दौरे भी किए। तुर्की में मौजूद थे, वहाँ से फिर उन्होंने अमेरिका का रुख किया। तो पाकिस्तान का जो किरदार है वो इसमें, इस पूरे मामले में किस तरह का है, और क्या पाकिस्तान कुछ दबाव डलवा सकता है? यकीनी तौर पे वो ख़ुद तो नहीं इस पोजीशन में, लेकिन क्या वो इस डिप्लोमेसी के ज़रिए से, सफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए कि कम अज़ कम जो जंग बंदी है वो हो जाए, या जैसे हमने गुफ्तगू की कि वहाँ पे जो इमदादी सामान है उसको पहुँचने का कोई रास्ता खुलवाया जा सके, इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। जी बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है आपने कि हुकूमत पाकिस्तान जो है इस जंग के आगाज़ से ही जो है इसकी एक तो सीज़ फायर के लिए कोशिश करती रही है, और फिर उस हवाले से जो सफारती अपने राब्ते हैं उनको उन्होंने तेज़ किया कि ख़ित्ते के वो ममालिक जिनका एक इन्फ्लुएंस है और वो इस इलाके की जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, उसमें एक स्टेक होल्डर भी हैं, उन लोगों के साथ रब्ते करके और इसी तरीके से दुनिया भर में जो अपने सफारतकार हैं उनको इस पूरे इशू के हवाले से अपनी जो लॉबिंग कह लीजिए या जो राब्ते हैं उसका फरीजा भी उनको सौंपा गया। लेकिन जो मैं समझता हूँ काबिल जिक्र कार्रवाई अभी पाकिस्तान की तरफ से दे, और न सिर्फ ये सफारती महाज पे बल्कि सियासी महाज पे भी जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है वहाँ से एक मुतफ़क़ा करारदाद जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए और इसराइल के मज़ालिम की मजम्मत के लिए जो वो मंजूर की गई। तो ये वो इक़दाम थे कि जिसके ज़रिए बुनियादी तौर पर अहले फ़लस्तीन को और अहले गज़ा को अपनी सॉलिडारिटी शो करना था, और उसके नतीजे में उन्हें ये बावर करवाना था कि वो अगर उम्मत की तरफ से एक फ़र्ज़ किफ़ाया जहाद का सरअंजाम दे रहे हैं तो वो इस मुश्किल घड़ी में अकेले नहीं हैं, हम भी उनके साथ दिफ़ाए अक़सा की इस जद्दोजहद में दामे दरहम सुखने जो है वो शामिल हैं। लेकिन जो अभी सरेदस्त हमें एक थोड़ी सी आप कह लीजिए तेज़ी नज़र आती है सफारती कोशिशों में, उसमें यकीनन जो हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो तुर्की के रास्ते जो है वो न्यूयॉर्क में पहुँचे हैं, और वहाँ उनके हमरा तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और सूडान के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे, और साथ फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा भी, और वहाँ पे UN जनरल असम्बली से उनके खिताब की इतलात हैं। और शुनीद यही है कि उन्होंने बड़ा भरपूर केस प्लीड किया है वहाँ पे फ़लस्तीन का, अहले गज़ा का, और उस हवाले से जो आलमी ज़मीर है उसे झंझोड़ने की कोशिश की है, और आलमी इदारे को उसकी वो जिम्मेदारियाँ कि जो वो इसराइल और अमेरिका के दबाव के तहत जो है वो भूल चुका है या वो अदा नहीं कर रहा, उसको याद दिलाई जाए। और ख़ास तौर पे इस वक्त गज़ा में जो एक इंसानी बहरान पैदा हो चुका है, उस बहरान के फौरी हल के लिए जो है आलमी इदारे को अपना किरदार अदा करने पर जो है वो तैयार और आमादा किया जाए, और उसके साथ साथ गज़ा की जो तामीर नौ के हवाले से जो इंटरनेशनल एफर्ट्स रिक्वायर्ड है उसके लिए भी आलमी बरादरी की तवज्जो जो है वो उस जाने मजबूर करा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी सफारती कोशिश है पाकिस्तान के लिहाज से, और पाकिस्तान ने यकीनन जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है उसको भी भरूएकार लाते हुए
बहुत से ऐसे अरब ममालिक के जिनके इसराइल के साथ बराह रास्त ताल्लुकात हैं, उनके सफारती ताल्लुकात हैं, उनको भी इस बात पे तैयार और आमादा करने की कोशिश की है कि वो कम से कम कोई अलामती बायकाट के तौर पे, या जैसे एक एहतजाज का एक मुरव्वजा सफारती तरीका है कि इस वक्त अगर अपने इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है वो वक्ती तौर पर मुंजमद कर लें, तो ये इकदाम भी जो है इसराइल को उसकी जारहियत और उसकी जो फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुजालम की पॉलिसी है उससे बात रखने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। लेकिन शायद अभी तक जिन ममालिक के साथ ये लॉबिंग की जा रही है या इसकी कोशिश की गई है, वो अभी शायद इस बात के लिए तैयार नहीं समझते खुद को। यही वजह है कि इसराइल जो है वो आज भी अपनी जारहियत की पॉलिसी पर कारबंद है और फ़लस्तीनियों पर आए रोज़ उसकी बमबारी और उसके जी मज़ालम का जो सिलसिला है वो जारी है। जी। अच्छा मंसूर साहब, आपने जो जिक्र किया इस तमाम सारी सूरत हाल का, अभी कुछ अर्सा कबल ही हमने देखा कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उसने भी अपने जो ताल्लुकात हैं वो इसराइल के साथ इस्तवार किए, कुछ मज़ीद मुस्लिम ममालिक ने भी, और फिर सदी की डील है जो सदर ट्रंप के जो दौरे इक़्तिदार में हुई उसका भी बड़ा चर्चा था, और कहा यह जा रहा था कि इन तमाम इक़दामात का मकसद तो दरअसल ये है कि जो फ़लस्तीनी हैं उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हों, और इसके बाद जो इसराइल है वो इस तरह से जारहाना इक़दाम नहीं करेगा। तो क्या किस तरह से देखते हैं इस तमाम सिचुएशन को, और क्या फ़ायदा हुआ अहले फ़लस्तीन को जिनको बुनियाद बना के ख़ास तौर पे कुछ मुस्लिम ममालिक ने अपने ताल्लुकात बनाए थे इसराइल के साथ? देखिए जी, जिन ममालिक ने ये ताल्लुकात का अपना डोर डाला है, उनकी एक तो बराह रास्त इसराइल के साथ सरहद नहीं है, उनका कोई सरहदी तनाज़ा नहीं है और इसी नौइयत का उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इसराइल के साथ। लिहाजा उनकी तरफ से अगर ये पीस अकॉर्ड हुए हैं या सुलह और मोहब्बत की पींगें बढ़ाई गई हैं, तो मैं समझता हूँ ये बेवक्त की रागनी थी, इसकी इस वक्त कोई ज़रूरत और अहमियत नहीं थी। और अगर कोई वाकई में फ़लस्तीनियों की मदद करना चाहता है तो उसका तरीक़ाकार सफारती ताल्लुकात के बजाय इसराइल को इस बात पे आमादा करना है कि वो अपनी जो तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम है उस पर एक लिहाज से रोक लगाए, और वहाँ पे जो आए रोज़ यहूदी बस्तियों का जाल एक नया बिछाया जाता है उस पर एक लिहाज से वो कदगन लगाए, और इसी तरीके से जो उसके मशरकी बैतुल मक़दस में तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम है और वहाँ पे जो इस्लामी मुक़द्दसात के ख़िलाफ़ और ख़ासतौर पर क्रिश्चियन के जो चर्चेज़ हैं उनके खिलाफ जो उसके इक़दाम हैं उनको रोके, क्योंकि ये वो इक़दाम हैं जिसकी वजह से खित्ते में और ख़ासतौर पर फ़लस्तीन के अंदर एक इश्ताल पैदा होता है, और उस इश्ताल के नतीजे में यकीनन एक बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल जो है वो बाज़ बात हमारे सामने आता है। वो चाहे मकबूजा इलाकों के फ़लस्तीनी मुजाहरे कर रहे हों या ग़र्ब उर्दन में उसके खिलाफ आवाज़ उठ रही हो, या बाज़ औक़ात फ़लस्तीनी जो गज़ा के शहरी हैं वो उस पर सरापा एहतजाज हों। तो ये वो इक़दाम थे कि जिसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर फ़र्ज़ करें वो डील ऑफ द सेंचुरी और इस नौइयत के बहुत सारे इक़दाम जिन्हें अब्राहम अकॉर्ड और इस तरह के नाम दिए गए हैं, बड़े फैंसी किस्म के नाम दिए गए हैं, तो इसराइल ने इस वक्त अपने उन नए सफारती दोस्तों के साथ ही एक लिहाज से बहुत बड़ा हाथ कर दिया है कि जो इस वक्त अभी अपनी राय आमा को या अपने अवाम को इस बात की अहमियत पावर कराने में लगे हुए थे कि हमारे इन इक़दाम के नतीजे में फ़लस्तीनियों की कोई ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली आएगी या इसी तरीके से उनके लिए कोई बड़ी ओपनिंग्स पैदा होंगी, तो गज़ा पर आग और जो लोहे की बारिश बरसाकर वो क्या साबित करेंगे अपने उन अवाम के सामने या दुनिया के सामने कि आज आपने एक ऐसे मुल्क के साथ, एक ऐसे जारे मुल्क के साथ सफारती ताल्लुकात में आप बंधे हैं कि जो किसी इदारे, किसी ज़ाब्ते कायदे को खातिर में नहीं लाता, हत्ता कि वो खित्ते के उन इत्तेहादी ममालिक और जिनके साथ उनके अभी ताज़ा सफारती ताल्लुकात हुए उनकी मजबूरियों को भी नहीं समझता। इस वक्त उन्हें किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है, क्योंकि आपके इल्म में है कि पूरे खलीज में और ख़ासतौर पे जो यूएई वगैरह में बड़े पैमाने पे न सिर्फ फ़लस्तीनी बल्कि दीगर अरब ममालिक से जो है वो डायस्पोरा के लोग काम करते हैं, और उनके यकीनन सेंटिमेंट्स इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हर्ट हैं और वो नहीं समझते कि वो किस अंदाज से इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा पॉजिटिव पहलू भी दिखाना चाहूँगा कि यूएई की तरफ से माजी में भी जब इस तरह की जंगें मुसल्लत की गई हैं तो वहाँ पे जो रहने वाले फ़लस्तीनी हैं उनको अपने अहल-व-इयाल के साथ राब्ते के हवाले से जो कम्युनिकेशन की फ्री सर्विसेज, जो टेलीफोन सर्विसेज या इसी अंदाज से
जो लोग वहाँ से वीज़े जी। मतलब आना चाहते थे और नहीं आ पाए, उनके वीज़ों में उनको रियायत और इस नौइयत के इक़दाम से उनकी अश्कशोई करने की कोशिश तो की जी जाती है, मंसूर साहब, लेकिन मैं समझता हूँ जी यकीनी तौर पे थैंक यू वेरी मच। जो आपने तफसील से रहनुमाई की इस हवाले से, यकीनी तौर पे बातें तो बहुत सी हैं करने की और मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा भी लेना चाहिए भी, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाजरीन, ये था आज का इस्लाम स्पेशल जिसमें हमने गुफ्तगू की गज़ा की सूरत हाल के हवाले से, फ़लस्तीन की सूरत हाल के हवाले से। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।